डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले मालदीव के बारे में। मालदीव में सत्ता में आने के बाद चीन के इशारे पर नाच रहे राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू तुर्की से यूक्रेन वाला किलर ड्रोन खरीदने के मामले में बुरी तरह से फंसते हुए दिख रहे हैं। मालदीव की मुख्य विपक्षी पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी या एमडीपी ने मंगलवार को राष्ट्रपति मुइज़ू की सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगाया। एमडीपी ने कहा कि तुर्की की कंपनी बायर कतार के साथ यह सैन्य ड्रोन समझौता बहुत हड़बड़ी में किया गया है और संदेह से भरा हुआ है। बायर कतार कंपनी के मुखिया तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के दामाद हैं। माना जा रहा है कि मुइज़ू ने भारत से लगती सीमा की निगरानी के लिए इस हमलावर ड्रोन का हड़बड़ी में समझौता किया, जो अब खुद उनके लिए संसदीय चुनाव से ठीक पहले बड़ा संकट बन सकता है। एमडीपी के सांसद अहमद ईसा ने आरोप लगाया कि मुइज़ू सरकार कई विकास परियोजनाओं को रोककर उसके पैसे से करोड़ों डॉलर के ये सैन्य ड्रोन विमान खरीद रही है। इन ड्रोन को खरीदने के लिए आपात बजट का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि एमडीपी की सरकार के दौरान एक मित्र राष्ट्र ने उनके समय में भी निगरानी ड्रोन विमान देने का प्रस्ताव दिया था। ईसा ने कहा कि यह मित्र राष्ट्र हमें फ्री में ड्रोन तकनीक देने के लिए तैयार था और हमारी बातचीत चल ही रही थी कि सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया। ईसा ने कहा कि राष्ट्रपति मुइज़ू सत्ता में आते ही अचानक से हड़बड़ी में तुर्की पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की से ड्रोन खरीदने का फैसला राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने तुर्की में अचानक से लिया था। इस प्रोजेक्ट को साल के बजट में भी नहीं शामिल किया गया था। उन्होंने कहा मालदीव की सरकार ने तुर्की से ड्रोन खरीदने पर $3 करोड़ खर्च किया है, वह भी तब जब मालदीव के सामने इससे भी बड़ी प्राथमिकता मौजूद थी, जिससे मालदीव के लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जा सकता था। उन्होंने कहा कि मालदीव में सत्ता में आने के बाद मुइज़ू ने ड्रोन खरीदा, लेकिन 1720 विकास के प्रोजेक्ट को रोक दिया, जिसे पिछले सरकार ने शुरू किया था। अब हम जानें कि भारत के अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद दुनिया भर में लोगों ने क्या कहा। भारत के अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण ने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को भारत की ताकत का लोहा मानने को मजबूर कर दिया है। MIRV तकनीक से लैस भारत की ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 5000 किलोमीटर की दूरी तक एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। यानी इस मिसाइल की जद में पूरा चीन तो आएगा ही, इसके साथ ही इसकी पहुंच अफ्रीका और यूरोप तक भी होगी। दुनिया में कुछ ही देश है जिनके पास ये तकनीक मौजूद है। यही वजह है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी इस मिसाइल की खूब चर्चा है। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस क्षमता को हासिल करने के बाद इस इलाके में भारत की ताकत में बड़ा इजाफा होगा। पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट कमर चीमा ने इस मिसाइल को लेकर इस्लामाबाद स्थित AIR यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज़ के प्रमुख डॉक्टर आदिल सुल्तान से बात की। डॉक्टर सुल्तान ने कहा कि ये तकनीक अभी सिर्फ कुछ ही देशों के पास है। ऐसे में इस तकनीक के आने से निश्चित रूप से भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। इस मिसाइल के साथ भारत को पाकिस्तान पर बढ़त हासिल होगी। उन्होंने कहा कि इसे ऐसा समझा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान की सीमाएं एक दूसरे से मिलती हैं। ऐसे में भारत की इस बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ पाकिस्तान को बहुत ही कम रिस्पांस टाइम मिल पाएगा। आइए अब हम जानें कि केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने CAA के बारे में क्या कहा। केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने बुधवार को नागरिकता संशोधन कानून CAA के विरोधियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पड़ोसी देशों के हजारों दलित परिवार अब भारत में रहते हैं और नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ठाकुर ने कहा कि CAA नागरिकता देने वाला कानून है, न कि छीनने वाला। ठाकुर ने कहा पड़ोसी देशों के हजारों दलित परिवार जिनकी 2 से 3 पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं, वर्षों से नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या जो लोग पाकिस्तान से आए हैं और जिनकी 2-3 पीढ़ियाँ गुजर गई हैं, उन्हें नागरिकता पाने का अधिकार नहीं है। ठाकुर ने आरोप लगाया कि देश के विभाजन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वादा किया था कि पड़ोसी देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाएगी, लेकिन पिछले 75 वर्षों में कांग्रेस ने इसके लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा मोदी सरकार ने वो कर दिखाया जो कांग्रेस 75 साल में नहीं कर पाई। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत थी, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि पड़ोसी देशों में उत्पीड़न का सामना कर रहे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या पारसी लोगों को भारत सरकार नागरिकता प्रदान करेगी। ठाकुर ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के CAA के विरोध पर भी दुख व्यक्त किया है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल झूठे वादे करके राजनीति में आए, जैसे उनके पास बड़ा बंगला, आधिकारिक वाहन और सुरक्षा नहीं होगी। ठाकुर ने कहा उन्होंने ईमानदारी की प्रतिज्ञा ली, लेकिन उनके मंत्री जेल में हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केजरीवाल ने राजनीति को दूषित कर दिया है। कोई व्यक्ति उन लोगों का दर्द कैसे महसूस नहीं कर सकता जिन्होंने इतने अत्याचार झेले, जिनकी बेटियों को उठाया गया, बलात्कार किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि CAA का कार्यान्वयन वोट बैंक जमाने की भाजपा की गंदी राजनीति है।
इस बीच आपके पूर्व विधायक एनडी शर्मा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता ठाकुर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। एवं जापान के बारे में बात करें, जापान की कंपनी ने रॉकेट निर्माण के बाद अंतरिक्ष में दस्तक की योजना बनाई थी। हालांकि काइरोस नाम के इस रॉकेट के प्रक्षेपण के तत्काल बाद जोरदार धमाका हुआ। बुधवार को प्रक्षेपण के चंद सेकंड बाद हुए विस्फोट के कारण परियोजना अधर में लटक गई। जापान के सरकारी प्रसारक NHK के कैमरे पर काइरोस रॉकेट में धमाके की वीडियो फुटेज रिकॉर्ड की हुई है। इस रॉकेट की मदद से एक सरकारी उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने की योजना थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जापान की राजधानी टोक्यो से शुरू हुआ स्टार्टअप स्पेस वन उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित करने के मामले में देश की पहली निजी कंपनी बनना चाहती थी। हालांकि हादसे के कारण अरमानों पर पानी फिर गया। खबरों के मुताबिक बुधवार को 18 मीटर लंबा रॉकेट काइरोस ठोस इंजन के साथ प्रक्षेपित किया गया। पश्चिमी जापान के वाकायामा प्रांत से लॉन्च किए गए इस रॉकेट की मदद से एक छोटे सरकारी परीक्षण उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया जाना था। रिपोर्ट के मुताबिक प्रक्षेपण के चंद सेकंड के बाद ही रॉकेट आग की लपटों में घिर गया। लॉन्च पैड के आसपास काले धुएं का गुबार देखा गया। आग बुझाने के लिए स्प्रिंकलर की मदद ली गई और जलता हुआ मलबा आसपास की पहाड़ी और ढलान पर गिरता दिखा। हादसे के बाद जारी बयान में स्पेस वन ने कहा कि उड़ान को रद्द करने का प्रयास भी किया गया है, लेकिन इस पर सफलता नहीं मिली। कंपनी के मुताबिक हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। आकर्षक उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में दस्तक देने की प्रयास करे जापान की निजी कंपनी को इस असफलता से बड़ा झटका लगा है। सरकार ये आकलन करना चाहती थी क्या उसके मौजूदा जासूसी उपग्रहों में खराबी आने पर वह तुरंत अस्थायी और छोटे उपग्रहों को लॉन्च कर सकती है। काइरोस को उम्मीद थी कि प्रक्षेपण के लगभग 51 मिनट बाद वो उपग्रह को कक्षा में स्थापित कर देगा, लेकिन चंद सेकंड बाद ही धमाके के कारण मिशन असफल हो गया। इससे पहले पिछले साल जुलाई में एक अन्य जापानी रॉकेट में धमाका हुआ था। इंजन में परीक्षण के दौरान प्रज्वलन के लगभग 50 सेकंड बाद विस्फोट हुआ था। बता दें कि जापान में निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस वन की स्थापना 2018 में हुई थी। प्रमुख जापानी तकनीक व्यवसायों की एक टीम ने इसकी नींव रखी। इसमें कैनन इलेक्ट्रिकस, IHI एरोस्पेस, निर्माण फर्म शिमोजी और जापान के सरकारी स्वामित्व वाले विकास बैंक का भी सहयोग मिला। अमेरिका और उसके साथियों के बारे में बात करें, अमेरिका ने कई सहयोगी देशों को चिप उद्योग में अपनी क्षमता बढ़ा रहे चीन पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। इन देशों में शामिल देशों में नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और जापान शामिल हैं। अमेरिकी सरकार के प्रयास जापानी कंपनियों से चीन को विशेष चिप मेकिंग रसायनों जैसे कि फोटो रेजिस्ट के निर्यात को सीमित करने के साथ साथ चीनी ग्राहकों के लिए डच फर्म ASML द्वारा चिप मेकिंग उपकरण की सर्विसिंग और मरम्मत को रोकने पर केंद्रित है। ये पहले चीन को उन्नत अर्धचालक प्रौद्योगिकी तक पहुंचने से रोकने के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उपयोग अन्य अनुप्रयोगों के साथ साथ सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। अमेरिका ने चीन की तेजी से बढ़ती सेना द्वारा इस तरह की तकनीक के संभावित उपयोगों के बारे में चिंता व्यक्त की है। सहयोगियों के साथ बातचीत में अमेरिका ने इन प्रतिबंधों के महत्व पर जोर दिया है। पिछले महीने टोक्यो में निर्यात नियंत्रण पर एक बैठक के दौरान अमेरिकी वाणिज्य विभाग के अधिकारियों ने इस मुद्दे पर चर्चा की। हालांकि टोक्यो द हेग दोनों कथित तौर पर सख्त उपायों को लागू करने का निर्णय लेने से पहले मौजूदा प्रतिबंधों के प्रभाव का आकलन कर रहे हैं। अर्धचालक उपकरण बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी ASML का विशेष रूप से अमेरिकी अनुरोधों में उल्लेख किया गया है। कंपनी को पहले इस साल की शुरुआत में कुछ उपकरणों पर बिक्री सीमा के अधीन किया गया था। अब अमेरिका उन चीनी ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली रखरखाव सेवाओं पर रोक लगाने के लिए दबाव डाल रहा है, जिन्होंने इस नए प्रतिबंधों से पहले उपकरण खरीदे थे। हालांकि डच विदेश मंत्रालय ने इन रिपोर्टों पर टिप्पणी नहीं करने का विकल्प चुना है, लेकिन इस मामले के बारे में अमेरिकी वाणिज्य विभाग, जापान के व्यापार मंत्रालय या ASML की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अमेरिका लंबे समय से चीन की तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनके प्रभावों से सावधान रहा है। अर्धचालक प्रौद्योगिकी निर्यात पर लगाम कसने से अमेरिका का लक्ष्य सैन्य और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इन उन्नत चिप्स का लाभ उठाने की चीन की क्षमता पर अंकुश लगाना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।